Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी MCQ पार्ट फर्स्ट. So without wasting time, let's start the video. So the question number first on your screen is India has embodied the concept of fundamental right from the constitution of. जो हमारा भारत है, जो हमारा इंडिया है, उसने जो फंडामेंटल राइट है वो कहाँ से लिया हुआ है. सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन सी रशिया एंड ऑप्शन डी आयरलैंड. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज यूएसए. हमने जो फंडामेंटल राइट का जो कंसेप्ट है वो हमने यूएसए से लिया हुआ है. ठीक है. सो कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. लाइक हमने यूएसए से और क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं. अगर देखें हमारा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट है, जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट है वो भी हमने यूएसए से लिया हुआ है. ठीक है. उसके बाद अगर हम देखें यूएसए से हमने प्रियम्बल लिया हुआ है. प्रियम्बल जो कंसेप्ट है प्रियम्बल का वो हमने यूएसए से लिया हुआ है. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन एग्जामिनर काफ़ी बार पूछता है. सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे यूपीएससी में भी आते हैं और काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो जेके पीएससी में भी आते हैं. ठीक है ना. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं. सो जो हमारा फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट है वो जो हमने यूएसए से लिया हुआ है. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट हमने यूएसए से लिया हुआ है. उसके बाद प्रियम्बल का कंसेप्ट भी हमने यूएसए से लिया हुआ है. फिर उसके बाद अगर देखें एक और कंसेप्ट हमने यूएसए से बोरो किया हुआ, दैट इज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी हमने यूएसए से लिया हुआ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड आल्सो द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो हमारा कंसेप्ट है जुडिशरी वो भी हमने यूएसए से बोरो किया हुआ है. ठीक है. क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनर वो पूछता रहता है डिफरेंट एग्जामिनेशन में. फिर अगर हम देखें हमारा जो हमारे डीपीएसपीज हैं, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज हैं, वो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं. हमने कहाँ से लिए हुए हैं? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए. ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं इसके क्वेश्चन के. सो जो हमारा डीपीएसपीज है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज है, वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है. क्योंकि इस चीज़ को एलेबोरेट कर देंगे ताकि एग्जामिनेशन में और ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आती हैं. फिर अगर देखेंगे हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है. हमारे पास हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमने कहाँ से ली हुई है? सो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमने यूएसएसआर से ली हुई हैं. वी हैव अवॉर्डेड द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्रॉम यूएसएसआर से हमने ये लिया हुआ है. और भी देखें अगर एक और चीज़ है, यूएसएसआर से हमने 5 ईयर प्लानिंग कंसेप्ट, जो 5 ईयर प्लानिंग कंसेप्ट है वो भी हमने यूएसएसआर से लिया हुआ है. ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं. फिर एक और कंसेप्ट हमारे पास आता है, हमारे पास लाइक प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमारी जो होती हैं वो हमने कहाँ से बोरो की हुई? वो हमने जो है हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की गई हैं. साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की गई हैं. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. फिर अगर हम देखें हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है हमारा लाइक कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप. जो हमारा कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप है वो हमने कहाँ से बोरो किया हुआ है? वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कंसेप्ट ऑफ
सिंगल सिटीजन जो है हमने बारो किया गया है। फिर उसके बाद अगर देखिए हमारी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो हमारी गवर्नमेंट है, वो कंसेप्ट भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। और जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर देखा जाए जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटिश का। ऐसा नहीं कि वो लिखा नहीं गया, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा गया है, मतलब ये अलग अलग जगह पे जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अलग अलग जगह पे हैं, एक पूरी बुक फॉर्म में कंपाइल नहीं है और एक जगह पर नहीं है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट वाज बॉडीड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, United States of America. So this is all about this question. So the next question on your screen is which schedule of the Indian Constitution is related to पंचायती राज? कौन सा इंडियन शेड्यूल है जो पंचायती राज के साथ एसोसिएट करता है? सो द ऑप्शन और ऑप्शन ए दैट इज सेकंड शेड्यूल, ऑप्शन बी एट शेड्यूल, ऑप्शन सी 10th शेड्यूल, ऑप्शन डी योर 11th शेड्यूल. So the right answer for this question is your option D, that is 11th शेड्यूल. जो हमारा 11th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है, वो रिलेट करता है हमारी पंचायती राज से. सो पंचायती राज होता क्या है? एक्चुअल पंचायती राज इज the system of the self government, is a local self government. So the Panchayati Raj is the system of the local self government of the village in rural Indias as opposed to the urban and the suburban municipalities. ठीक है. फिर अगर देखें हम हमारा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जिसको हम PRIS पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, so it consists of the Panchayati Raj institutions through which the self government of the village is realized. ठीक है. उसके बाद कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेंगे अगर हम पंचायती राज के ऊपर. सो पंचायती राज जो है वो हमारे पास जो सबसे पहले जो ये कंसेप्ट था पंचायती राज का, सो पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन द फंक्शनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द ग्रास वर्क और अ ग्रास रूट गवर्नेंस इन द विलेज. सो ये रिकमेंडेशन सबसे पहले दी गई थी जो PRI की थी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की सबसे पहले. सो ये दी गई थी बाय द कमेटी रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी. सो ये रिकमेंडेशन कब दी गई थी? 1957 को दी गई थी. ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है. ठीक है. सो अगर देखा जाए ये जो 3 tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज था, दिस इज द 3 tier सिस्टम ऑफ PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. अगर देखा जाए दैट वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय राजस्थान. सबसे पहले किसने अडॉप्ट किया था? राजस्थान ने ये कंसेप्ट अडॉप्ट किया था इन नागौर डिस्ट्रिक्ट. ये भी आप याद रखेंगे, नागौर डिस्ट्रिक्ट में ये जो था कंसेप्ट अडॉप्ट किया गया था PRI ऑन द 2nd of October 1959 को ये कंसेप्ट जो है नागौर डिस्ट्रिक्ट में लिया गया था. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनेशंस में PRI लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे क्वेश्चन एग्जामिनर काफ़ी बार पूछता है. ठीक है. फिर अगर देखेंगे जो हमारी पंचायत राज है वो एक्चुअल वो 3 लेवल पे वर्क करती है. अगर सबसे पहले हम देखें हमारी जो एक होती है हमारी PRI में ज़िला परिषद होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारी वो
वर्क करती है। सो अगर सबसे पहले देखें जिला परिषद, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है पंचायत समिति। पंचायत समिति, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी लेवल पूछ लें। सो जो पंचायत समिति है वो ब्लॉक लेवल पे वर्क करती है। फिर अगर हम थर्ड नंबर पे देखें तो जो हमारी तीसरे नंबर पे जो ये लेवल करते हैं दैट इज ऑन द ग्राम सभा और विलेज पंचायत, जिसको हम बोलते हैं विलेज पंचायत, ये विलेज लेवल पर वर्क करती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। फिर हमको तो हम जितने भी हैं हमको तो इंडियन शेड्यूल भी आने चाहिए, क्योंकि शेड्यूल्स पे वो काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो पूछ लेता है। सो हम क्या करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। काफ़ी सारे चैनल्स पे ये पहले भी मेंशन की गई है, तो मैं भी बता देता हूँ, क्योंकि रिवीजन जितनी रहेगी उससे ये हमारा कंसेप्ट जो है और हमें याद रहेगा। सो एक कंसेप्ट है टियर वेट अ सेकंड, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं ताकि अच्छे से इस चीज़ को हम करें, क्योंकि शेड्यूल जो है वो हमें आना ज़रूरी है। एग्जामिनर ये क्वेश्चन शेड्यूल में से पूछता है, लाइक कितने शेड्यूल थे, किस शेड्यूल में क्या हुआ है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी एस्पायरेंट हैं, उनको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए। और भी चैनल्स पे मिलेंगे, तो एक बार मैं भी इसको क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन आपके सामने कर देता हूँ। सो एक वर्ड रहेगा सेंटेंस, टीयर ऑफ ओल्ड पीएम। अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको ये सारे के सारे शेड्यूल याद रह जाएंगे। सो अगर हम देखेंगे फर्स्ट शेड्यूल, सो फर्स्ट शेड्यूल हमारा आता है नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। सो फर्स्ट शेड्यूल में हमारा क्या आ जाता है, नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। सो हमारा जो टी से है दैट रिलेट फॉर टेरिटरीज। फिर अगर हम सेकंड देखें, हमारा सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारा जो सेकंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सैलरी एंड इमोलमेंट्स। हमारी जितनी भी सैलरीज एंड इमोलमेंट्स कहते हैं। सो इफ इमोलमेंट्स। फिर अगर हम देखें हमारा जो थर्ड शेड्यूल है, जो हमारा थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसके साथ रिलेट करता है, वो हमारा ऑथ एंड अफर्मेशन के साथ रिलेट करता है। ऑथ एंड अफर्मेशन के साथ रिलेट करता है। उसके बाद अगर हम देखें फोर्थ शेड्यूल हमारा, और ये जो ए है ये अफर्मेशन के साथ आएगा। आप अगर रिवीजन करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। फिर अगर हम फोर्थ शेड्यूल अपना देखें तो फोर्थ शेड्यूल में हमारे पास आ जाता है एलोकेशन ऑफ सीट। हमारे पास आ जाता है क्या, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। सो हमारे पास आर से आप इसको रिलेट कर सकते हो, राज्यसभा से। फिर हमारा जो फिफ्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बताता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सो क्या आता है, हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब्स जितनी भी हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऐसे हम किसको रिलेट करेंगे, हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिलेट करेंगे। सो क्या आएगा इसका, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उसके बाद हमारे पास जो सिक्स शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसके ऊपर आएगा। सो जो हमारा सिक्स ये जो है शेड्यूल, सो ये किसके लिए आता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। सो मतलब अदर ट्राइब्स के लिए आता है एडमिनिस्ट्रेशन, किसके लिए आता है, अदर ट्राइब्स के लिए ये जो है ये मेंशन किया जाता है। सो ओ को हम यहाँ से अदर ट्राइब्स के लिए रिलेट कर सकते हैं।
फिर हमारा जो 7th शेड्यूल है हमारा, सो 7th शेड्यूल में हमारा क्या आता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, हमारा क्या आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, जिसको हम फेडरल कहते हैं, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर। सो एफ को हम फेडरल से रिलेट कर सकते हैं। सो फेडरल मीन क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद हमारे पास 8 शेड्यूल आ जाता है हमारे पास, लाइक 8 शेड्यूल लैंग्वेज के ऊपर आ जाता है। सो जो हमारी ऑफिशियल्स लैंग्वेज हैं, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जो हमारी, सो ओ से हम रिलेट करेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज हम जो है वो रिलेट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, हमारी जितनी भी ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो इसमें आती हैं और आने के चांसेस भी रहते हैं। फिर हमारे पास 9th शेड्यूल आ जाता है। सो 9th शेड्यूल में हमारा क्या आ जाता है, 9th शेड्यूल में हमारा आ जाता है कौन सा जी, जैसे 9th शेड्यूल में आता है ना, वैलिडेशंस ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन, क्या आ जाता है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन, जिसको हम लैंड फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है जी, जो हमारे लैंड फॉर्म्स में आते हैं। सो ये जो एल है ये रिलेट करेगा लैंड फॉर्म को। फिर हमारा जो है हमारा 10th शेड्यूल आ जाता है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा 10th शेड्यूल है, वो सबको पता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को आता है। सो हम डी से डिफेक्शंस को रिलेट कर सकते हैं। फिर हमारा 11th शेड्यूल जो आता है, सबको पता है पंचायती राज सिस्टम पे आता है। सो पंचायती राज हमारा ये आ जाएगा और इसको हम पी से रिलेट करेंगे। और 12 जो आ जाएगा हमारा शेड्यूल, दैट इज द म्युनिसिपैलिटीज। सो म्युनिसिपैलिटीज इसको हम रिलेट करेंगे, सो एम से म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। क्विक रीजन देखते हैं, टी से टेरिटरी, ई से इमोलमेंट, ए से अफर्मेशन, आर से सीट ऑफ राज्यसभा, एस से हमारा जो आएगा एसटी स्टेटस वाला जो होता है। उसके बाद हमारे पास उसके बाद हमारा 6 पे आ जाएगा हमारी अदर ट्राइब्स। फिर उसके बाद एफ ए फेडरलिज्म, ओ से हमारा आ जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंड फॉर्म्स आ जाएगा, डी से हमारा एंटी डिफेक्शन, पी से पंचायत और एम से म्युनिसिपैलिटीज। इस आप शॉर्ट ट्रिक को याद रखेंगे और एग्जामिनेशन में अगर कोई क्वेश्चन इसके रिलेट आ जाता है तो आप इसको या वहाँ पे सही मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द PRI. So the next question on your screen is, in which of the following, in which case the Supreme Court evolved the concept of basic structure of constitution? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज गोलकनाथ केस, ऑप्शन बी शंकरी प्रसाद केस, ऑप्शन सी केशवानंदा भारती केस, ऑप्शन डी मनीवरा मिल केस। सो जो बेसिक सा क्वेश्चन है, द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस में कहा गया था? सो द ऑप्शन सी दैट इज केशवानंदा भारती केस में द इवॉल्व हुआ था द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर देखा जाए दैट इज इन द केशवानंदा भारती केस दैट टुक प्लेस इन 1973। सो द सुप्रीम कोर्ट लेड दैट अ न्यू डॉक्ट्राइन, इन्होंने क्या किया था, दैट इज अ न्यू डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, न्यू डॉक्ट्राइन दिया था किसका, जो बेसिक स्ट्रक्चर थे, ठीक है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सो इसने क्या किया था, इट रूल्ड दैट द कंस्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट,
जो हमारी कंस्टिट्यूएंट जो हमारी पावर थी कौन सी, द कंस्टिट्यूएंट पावर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट, जो कंस्टिट्यूएंट पावर होती है पार्लियामेंट की, दैट कम अंडर द आर्टिकल 368. So that does not enable to alter the basic structure of the constitution. इसमें उसने कह दिया था कि कोई भी जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का उसको पार्लियामेंट अल्टर नहीं कर सकती, पार्लियामेंट अल्टर नहीं कर सकती है ओनली ऑन द रिकमेंडेशंस और रिव्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू के बगैर वो इसको नहीं कर सकती। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है। सो दिस मीन दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रेज और टेक अवे अ फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द constitution. So however the Supreme Court is yet to define or clarify what constitute the basic structure of the constitution. ये चीजें वो करेंगी कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी छेड़ नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। जितने भी आपके ये केसेस हैं, ठीक है ना, ये आपके तो यूपीएससी मेन में भी आते हैं, यूपीएससी मेंस पे भी वो क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक गोलकनाथ के केस के बारे स्टडी की, उसमें क्या है ये क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप से इस क्वेश्चंस को केस को आप स्टडी करें और ये क्वेश्चन वहाँ भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज अंडर which article the president of India can removed by the process of impeachment. मतलब जो हमारा इंडिया का राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, उसको उनकी पोस्ट से कैसे निकाला जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। सो वो जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है किस आर्टिकल में आता है। सो द ऑप्शन ए आर आर्टिकल 79, ऑप्शन बी आर्टिकल 76, ऑप्शन सी आर्टिकल 57 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 61 से बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन सा क्वेश्चन है। सो ऑप्शन डी दैट इज आर्टिकल 61 डील विद द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। ठीक है, सो क्या होता है एक्चुअल 61 जो होता है आर्टिकल डील्स विद द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर देखा जाए व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई भी राष्ट्रपति हमारे वायलेशन करेगा, किसकी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान की, जो हमारे आइन के साथ अगर कोई भी छेड़ की जाएगी या उसको वायलेट किया जाएगा, तो देयर शैल बी अ प्रीफर बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो उसको होता है वो उसको क्या करता है, इम्पीचमेंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, उनकी जो पोस्ट है उनसे वो क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सो सबसे पहले क्या होता है, अभी तक तो ऐसा कोई प्रोसेस हुआ नहीं इम्पीचमेंट का। ठीक है जी, सो रिमूवल जो पर्पस होता है टू रिमूवल फॉर सच चार्ज दैट इज कंटेन इन अ रेजोल्यूशन विच हैज बीन मूव्ड आफ्टर एटलीस्ट 14 डेज। 14 डेज का एक रेजोल्यूशन पेश किया जाता है और वो नोटिस रिटर्न दिया जाता है, अगर रिटर्न जो है साइन किया जाता है, बट नॉट लेस देन one fourth of the total member of the houses so has been given of their intention to move the resolution, and such resolution has been passed by the majority of not less than two-third of the total member of the houses। जब ये कर देते हैं तो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें कुछ और आर्टिकल इसके साथ, लाइक अगर हम 79 आर्टिकल 79 को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें क्या कहा गया है, द काउंसिल ऑफ द पार्लियामेंट, जो 79 आर्टिकल हमारा है उसमें ये कहा जाता है, द काउंसिल ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस, जो हमारे दो हाउस हैं, दैट इज द लोअर हाउस एंड द अपर हाउस, जिसको हम क्या कहते हैं, एक तो होता है हमारा राज्यसभा, एक हमारा होता है राज्यसभा और एक हमारा होता है लोकसभा। इसको भी आप याद रखेंगे।
जो राज्यसभा हमारा होता है इसको कहते हैं कौंसल ऑफ स्टेट कहते हैं, और जो लोकसभा होता है इसको हम क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में आर्टिकल 79 के ऊपर भी पूछ सकते हैं, तो बहुत सारे आर्टिकल हैं। फिर अगर हम देखें आर्टिकल 76 में क्या कहा गया है कि इसमें यह कहा गया कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट टू बी द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, इसमें यह कहा गया है। फिर अगर हम आर्टिकल 57 के ऊपर देखें, सो आर्टिकल जो 57 है दैट डील्स विद द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। सो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर हम देखें आर्टिकल, क्योंकि प्रेसिडेंट के ऊपर बात आ गई, तो आर्टिकल 52 जो होता है प्रोवाइड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये क्या करता है आर्टिकल 52, प्रोवाइड फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आने की चांसेस है। फिर अगर प्रेसिडेंट के साथ आर्टिकल 60 भी आता है, सो आर्टिकल 60 जो आता है दैट डील्स विद द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के साथ ये डील करता है, एग्जामिनेशन में आ सकता है, क्योंकि आर्टिकल्स अगर वो पूछ रहा है तो आर्टिकल। उसके बाद प्रेसिडेंट की टर्म के ऊपर आर्टिकल दैट डील्स विद द 56, आर्टिकल 56 जो है वो प्रेसिडेंट की टर्म के ऊपर रिलेट करता है। तो आर्टिकल 56 में ये कहा गया कि प्रेसिडेंट जो है अपना ऑफिस जो है वो होल्ड कर सकता है फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, प्रेसिडेंट जो है वो 5 साल के लिए अपना ऑफिस जो है वो होल्ड करके रख सकता है। ठीक है जी। सो उसके बाद अगर हम देखेंगे कुछ और पॉइंट अगर देख लें, प्रेसिडेंट जो होता है हमारे पास उनके पास पावर होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास, एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं उनके पास। उसके बाद उनके पास लेजिस्लेटिव पावर भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और पॉइंट फाइनेंशियल पावर भी उनके पास होती हैं, फाइनेंशियल पावर भी प्रेसिडेंट के पास होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए इमरजेंसी पावर भी उनके पास होती हैं। और इमरजेंसी कितने किस्म की होती है? सो हमारे पास इमरजेंसी जो होती है वो 3 किस्म की होती है। एक तो हमारे पास होती है नेशनल इमरजेंसी होती है। सो नेशनल इमरजेंसी है वो किस आर्टिकल में आती है? दैट कम्स अंडर आर्टिकल 352 ये आती है, याद कर लें ताकि एग्जाम में के क्वेश्चन मिस ना कर सकें। सो नेशनल इमरजेंसी आ जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आ जाती है। सो ये जो आती है आर्टिकल 356 में आती है। फिर उसके बाद इसी को जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, इसी को हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो तीसरी इमरजेंसी आती है दैट इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। कौन सी आती है? फाइनेंशियल एक मिनट रुक जाएं। फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो हमारी है वो किस आर्टिकल में आती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी जो हमारी है 360 आर्टिकल में आती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं हमारे जो हैं इसके ऊपर, इमरजेंसी के ऊपर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज Under which of the following constitutional provision the Supreme Court of India extend advice to the President, कि जो है वो extend President को advice कर सकते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे आर्टिकल 141, ऑप्शन बी आर्टिकल 142, ऑप्शन सी आर्टिकल 143 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 144। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 143। सो आर्टिकल 143 देखा जाए, इफ वी टेक एज पर, अगर देखा जाए एज पर द आर्टिकल 143,
आर्टिकल 143 के ऊपर देखा जाए, सो प्रेसिडेंट हैज अ पावर, प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू एड्रेस, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है टू एड्रेसेस क्वेश्चंस टू सुप्रीम कोर्ट दैट डीम इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक अफेयर, जो पब्लिक अफेयर के लिए पब्लिक वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है. सो सुप्रीम कोर्ट एडवाइज द प्रेसिडेंट बाय आंसरिंग द क्वेरीज पुट बिफोर इट. सो देखा जाए तो आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर द एडवाइजरी jurisdiction to the सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आ सकता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, under which article the Parliament of India can legislate on any subject in the state list in the national interest. So हमारे पास ऑप्शन रहेंगे. ऑप्शन ए आर्टिकल 229, ऑप्शन 3, ऑप्शन बी आर्टिकल 230, ऑप्शन सी आर्टिकल 247 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 249. सो हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 249. सो आर्टिकल 249 empower the parliament to legislate with respect to the matter in the state list in the national interest. और अगर देखा जाए ये रेजुलेशन जो है दैट शुड बी पास्ड बाय द राज्यसभा विद द मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन द होस्ट एंड वोटिंग. ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कंस्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल है वो इंडियन पार्लियामेंट में कहाँ कंस्टिट्यूट करता है. सो हमारे पास रहेंगे आर्टिकल 323A, ऑप्शन बी आर्टिकल 323B, आर्टिकल 32, ये तो नहीं, आर्टिकल 225. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए रहेगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के साथ पार्लियामेंट्स के साथ कंस्टिट्यूट करता है, दैट इज आर्टिकल 323A. सो द आर्टिकल 32A, this article this was introduced in the constitution in the 1926 में ये ऐड किया गया था बाय दिस हमारी जो 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारा एक्ट था, हमारा अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया था. सो इट प्रोवाइड फॉर द दिस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर द यूनियन एंड द सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर द ईच स्टेट. ठीक है, एक या एक से ज़्यादा के लिए ये जो है वो किया गया था. सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है अभी पहले, ऑल्दो इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज अलग सी है. सो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी. तो इसका ये मतलब है कि जो प्रेसिडेंट है उनको रिमूव किया जाता है फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय द प्रोसेस ऑफ दिस इम्पीचमेंट दैट शुड बी डिस्कस्ड इन द आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इम्पीचमेंट का प्रोसेस ये जो इसमें आता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड सोशलिस्ट, जो एक वर्ड हमारे पास है सोशलिस्ट, वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कब ऐड किया गया था, किस प्रस्तावना से, कौन से अमेंडमेंट से. सो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 44 अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 25 अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी 24 अमेंडमेंट एक्ट. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ दिस 1976 का ये जो था 1976 अमेंडमेंट एक्ट में जो वर्ड था सोशलिस्ट ये इसमें ऐड किया गया था. सो अगर देखा जाए व्हाट इज दिस प्रीएम्बल, सो द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्रीफ इंट्रो
इंट्रोडक्टरी सिस्टम, एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट रहता है, हमारा जो प्रियम्बल होता है, ठीक है। सो द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी सिस्टम दैट सेट आउट द गाइडिंग पर्पसेस एंड द प्रिंसिपल ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इट इंडिकेट्स सोर्स फ्रॉम विच द डॉक्यूमेंट विच डिप्राइव्ड इट अथॉरिटी मीनिंग एंड द पीपल्स, ठीक है। सो इसको सबसे पहले अगर हम देखें, जो वोट थे हमारे, एक्चुअल 47 अमेंडमेंट खाली वोट सोशलिस्ट ही ऐड नहीं किया गया था, इसके साथ 2 वोट और थे। सो हमारे पास वो कौन से वोट थे? सोशलिस्ट, उसके बाद हमारे पास आया था वोट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वोट। ये 3 वोट जो थे वो बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में ये ऐड किए गए थे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इसी 47th अमेंडमेंट एक्ट को हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर कभी कभी एग्जाम में डाल देता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। फिर अगर देखा जाए हमारे पास जो वर्ड सोशलिस्टिक है, जो वर्ड सोशलिस्टिक है, इसके क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई भी जो चीज़ हमारे पास सोशल या इकोनॉमिकल क्वालिटी रखती है, इकोनॉमिकल इक्वलिटी रखती है। फिर अगर हम देखें वर्ड सेक्युलर का क्या मतलब है? सो दिस वर्ड सेक्युलर स्टेट दैट सपोर्ट इन अ न्यूट्रल मैनर, सेक्युलर वर्ड ही न्यूट्रल मैनर में रखा जाता है इन अफेयर ऑफ ऑल रिलीजन। फिर हमारे पास आ जाता है वर्ड इंटीग्रिटी। सो इंटीग्रिटी क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग होल एंड द अनडिवाइड, इसको बोला जाता है। फिर एक और कंसेप्ट भी आता है, लिबर्टी का कंसेप्ट भी है, लिबर्टी। सो लिबर्टी क्या होता है? इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री विद इन द सोसाइटी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज। अब सबको पता है कि परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली हमारे कौन थे। सो इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। ऑप्शन बी, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली के थे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें अगर देखा जाए उस टाइम पे क्या था, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, ये जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे। उसके बाद एच.सी. मुखर्जी जो थे वो थे क्या? वाइस प्रेसिडेंट जो थे हमारे, वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऑन दिस कब थी? 11 दिसंबर 1946। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सारा हमने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमने मैक्स टू मैक्स ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, और वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर इससे पहले आ चुका है उसको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद अगर देखेंगे हमारे पास जो हमारे के मुंशी साहब थे जी, के मुंशी, तो ये क्या थे? वाज द चेयरमैन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी, जो हमारी बिजनेस कमेटी थी, ठीक है जी, बिजनेस कमेटी थी, उसके ये चेयरमैन थे। ये भी आप याद रखेंगे। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तो आप सब जानते हैं, चेयरमैन ऑफ दिस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे ये B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग ऑफ में देखा जाए तो इसमें ये क्या थे? एक तो थे ये चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमेटी थे, चेयरमैन थे किसके? स्टेट कमेटी के। उसके बाद अगर देखा जाए यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के ये चेयरमैन थे। उसके बाद यूनियन पावर कमेटी के भी ये चेयरमैन थे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज which one of the following right has been described by the Dr. B.R. Ambedkar as the heart and the soul of the constitution? किस हमारा जो था उसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बताया था। सो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन बी ए राइट टू इक्वलिटी, ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन सी राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। सो हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दैट कम अंडर आर्टिकल 32। हमारे आर्टिकल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। सो आर्टिकल 32 of the Indian Constitution is called as the heart and soul of the Indian Constitution. So Dr. B.R. Ambedkar ne B.R. Ambedkar termed this article by his name because this allowed people to डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट इफ द फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट जो हैं वायलेट हो रहे हैं, उनका उल्लंघन हो रहा है, तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है इस क्वेश्चन के हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है। सो आर्टिकल 32 को कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आ जाती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज बाय विच एक्ट फेडरेशन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। किस एक्ट से जो है फेडरेशन वो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, द टर्म फेडरेशन। सो ऑप्शन हमारे पास रहेंगे ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ऑप्शन बी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1935, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 एंड ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। ये तो नहीं है। उसके बाद आर्टिकल ये भी नहीं है, उसके बाद ये भी नहीं है, इसको भी। सो गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट, जिसको हम गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, 1935 में ये वर्ड जो है फेडरेशन जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो फेडरेशन होता क्या है, अगर सबसे पहले अगर हम देखें व्हाट इज दिस फेडरेशन, फेडरेशन वर्ड होता क्या है। ठीक है। सो अ फेडरेशन इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the written constitution distribute power and responsibilities between national government and the number of the state of the region, distribution of जिसको हम power कहते हैं, distribution of power between the state and the union government. So next question on your screen is which of the following is not provided for the फॉर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड नहीं किया गया, इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन भी हमारा है, पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, यूपीएससी, प्लानिंग कमीशन नहीं है। सो ऑप्शन डी जो हमारे पास है, हमारा जो प्लानिंग कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड नहीं किया गया है। सो द प्लानिंग कमीशन वाज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दैट वाज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। So the next question on your screen is which article of the Indian Constitution is related with the protection of interest of the minorities? So ये किसमें मेंशन किया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। सो हमारे पास ऑप्शन हैं आर्टिकल 21A, ऑप्शन बी आर्टिकल 29, ऑप्शन सी आर्टिकल 26 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 30। सो हमारा ऑप्शन डी इसमें रहेगा, आर्टिकल 30 में जो हमारा राइट टू जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन जो है वो दी गई हुई है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ कम अंडर आर्टिकल 30। ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। फिर अगर हम आर्टिकल अगर हम 21A को डिस्कस करें, इसमें क्या दिया गया है, इसमें ये चीज़ कही गई है कि जो भी एजुकेशन सिस्टम के लिए है, टू प्रोवाइड कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर। सो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो इसमें प्रोवाइड की जाती है। फिर अगर हम देखेंगे आर्टिकल हमारे पास 29, तो इसका आंसर हो गया ना, एक्चुअल में ये मैंने गलत मार्क कर दिया, तो हमारा ऑप्शन 29 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा।
ऑप्शन डी नहीं रहेगा। सो जो ऑप्शन 29 है दैट डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, और जो ऑप्शन आर्टिकल 30 है दैट गिव, इसमें ये डील करता है टू गिव द राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है वो इसमें करता है। फिर हमारे पास आर्टिकल 26 है जो ये क्या कहता है आर्टिकल जो 26 है ये हमारा क्या करता है, गिव फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स के साथ ये डील करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द फ्रेज इक्वलिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14। ये तो सबको पता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो आर्टिकल 14 में किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सो ये जो कंसेप्ट है दैट हैज बॉडीड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, किस कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी दिस कनाडा। सो हमारे पास ऑप्शन बी दैट इज यूएसए से ये इक्वलिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट हमने लिया गया है। द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज ऑफ ब्रिटिश, सॉरी दिस ऑप्शन ए दैट इज ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन, यहाँ से लिया गया है। वाइल द कंसेप्ट ऑफ द इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ जो था वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। कौन सा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो था ये अमेरिका से लिया गया हुआ है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज Which of the following schedule of the Indian Constitution is related with the allotment of seat in राज्य सभा। अभी ये पूरे शेड्यूल हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। सो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा 3rd शेड्यूल, ऑप्शन बी 4th शेड्यूल, ऑप्शन सी 5th शेड्यूल एंड ऑप्शन डी 6th शेड्यूल। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी दैट इज 4th शेड्यूल जो है वो रिलेट करता है और डील विद द अलॉटमेंट ऑफ द सीट इन द राज्य सभा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो एग्जामिनेशन में आ सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेशन इन स्टेट इज इंस्ट्राइन इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो लेजिस्लेचर है वो किस शेड्यूल प्रोविजन जो आर्टिकल्स में आते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन है कि ऑप्शन और ए आर्टिकल 168, ऑप्शन बी आर्टिकल 174, ऑप्शन सी आर्टिकल 197 एंड ऑप्शन डी 153। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए दैट इज आर्टिकल 168 आर्टिकल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट में ये क्वेश्चन आता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज फंडामेंटल ड्यूटीज कैन इंस्ट्राइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव एनी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज में उसमें कौन सी चीज़ नहीं आ रही, लीगल सेक्शन, ऑप्शन बी पॉलिटिकल सेक्शन, सोशल सेक्शन और मोरल सेक्शन। सो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, हमारे पास लीगल जो सेक्शंस होते हैं वो इसमें नहीं आते जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सो अगर हम कुछ पॉइंट डिस्कस करें, ये जो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये कहाँ से ली गई हैं। सो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो USSR से ली गई हैं। उसके बाद अगर देखें जो हमारे ये ड्यूटीज़ ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये किस जगह पे लिस्ट की गई हैं। सो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये आर्टिकल 51A में जो हैं ये इन लिस्ट की गई हैं। सो हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी और एक ड्यूटी हमारी एक और ऐड हो चुकी है। सो जो हमारी हो गई 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। जो 11th ऐड हुई है वो हुई है ये किस अमेंडमेंट से हुई, 86 अमेंडमेंट ऑफ 2002 में ये ऐड की गई थी। तो इसमें ये कहा गया था कि हर एक बंदे को जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बच्चे को टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 14 ईयर
तो ये जो इंट्रोड्यूस की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 202 में ये इंट्रोड्यूस की गई थी। और जो जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज थे ये जो थे ये जो कंटेन ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है डज नॉट कंटेन एनी फंडामेंटल ड्यूटीज, सो उसमें नहीं थे। लेकिन उसके बाद देखें हमारे 47 जो हमारा सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें ये ऐड किए गए थे बाय द कमेटी रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी, जो हमारी स्वर्ण सिंह कमेटी थी। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पे क्या चीज़ ऐड की गई थी, तो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी ये ऐड की गई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आ सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज अंडर विच constitutional amendment has the education for children between age 6 to 14 ईयर, अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो किस अमेंडमेंट में ये ऐड की गई थी? सो हमारे पास ऑप्शन सीधा सीधा ऑप्शन बी हम मार्क कर लेंगे, 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ दिस 202। सो ये जो आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86 अमेंडमेंट प्रोवाइड द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट इन, ये किस पार्ट में आता है? पार्ट थर्ड में आता है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। सो ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। सो दिस एक्ट वाज इंसर्टेड इन द आर्टिकल 21A में आता है, दैट मेड द एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एंड अ फंडामेंटल राइट फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ दिस 6 to 14 ईयर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एक तो हमारे पास आ जाता है 21A, ये भी आपको याद रखना है, ये तो इसी के साथ रिलेट करेगा। एक आ जाता है हमारे पास 51A, ये भी आ जाता है। कभी इसके बीच डिफरेंस या कुछ भी पूछ सकते हैं आप एग्जामिनर का, तो कोई माइंड सेटअप कुछ भी बन सकता है। तो ये जो है इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी ऐड की गई थी, ठीक है, याद रखेंगे आप, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलो द सेंटर टू फॉर्म द न्यू स्टेट। न्यू स्टेट का कंसेप्ट हमें जैसे कि पता ही, हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6। तो हमारे पास ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। हमारे पास आर्टिकल 3 में न्यू स्टेट हम फॉर्म कर सकते हैं। सो आर्टिकल 3 हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द सोर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। जो सोर्स है वो तो हमारे पास है, एक ही सोर्स है हमारे पास, अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द प्रोविजन ऑफ द 6th शेड्यूल शैल नॉट अप्लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। किस स्टेट में जो 6th शेड्यूल का प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होता? सो हमारे पास मणिपुर हमारे पास कौन सा आ जाता है इसमें? मणिपुर आ जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे ऑप्शंस में मणिपुर, इसमें मणिपुर आता है, ठीक है ना। मणिपुर का कोई भी प्रोविजन जो है वो इसमें नहीं आता। मेघालय आता है, उसके बाद त्रिपुरा भी आता है, मिजोरम ये भी आता है, इसमें गोवा नहीं आता है, ठीक है जी। एक्चुअल में मैंने भी याद किया था एक टाइम पे, क्योंकि ये MCQs काफ़ी बार रिपीट हो चुका है तो इसलिए मणिपुर आ रहा है। सो गोवा इसका आंसर रहेगा अगर ऑप्शंस देखा जाए। ऑल्दो क्योंकि ये 7 सिस्टर्स में आ जाता है, क्वेश्चन वहाँ से रिलेट करके, इन सब को रिलेट करके वो पूछते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाता है कभी बंदा, मैं भी हो चुका हूँ। सो गोवा इसका राइट आंसर है। लेकिन सॉउथर्न स्टेट में अगर हम दिस 7 सिस्टर में देखें तो मणिपुर वहाँ पे नहीं आता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द 73rd अमेंडमेंट एक्ट वॉज बॉट इन टू फोर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। जो हमारे 73rd अमेंडमेंट एक्ट था उसमें कौन सा प्रोविजन जो था वो ऐड किया गया था? हमारा आर्टिकल 4, दैट इज विलेज पंचायत जो थी हमारी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जो हमारी आर्टिकल 40 के साथ है। तो 73rd जो है हमारा पंचायत राज के साथ आता है, तो इसके साथ ये चीज़ हम रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए क्वेश्चन
नेक्स्ट ये वाला, हाउ मेनी सब्जेक्ट मैटर आर केप्ट अंडर ज्यूरिडिक्शन इन द पंचायत इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट जो थे वो मेंशन किए गए थे। सो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29 एंड ऑप्शन डी 30। सो ऑप्शन सी 29 जो सब्जेक्ट थे दैट आर जो थे हमारे इस शेड्यूल में कंटेन करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आने के चांसेस रहते हैं। सो क्योंकि हमें ये चीज़ें डिस्कस करती हैं, ऑल्दो हमारा लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता है लेकिन फिर भी हम मैक्स टू मैक्स इंफॉर्मेशन इसमें देने की कोशिश करेंगे। सो हमारा जो 11th शेड्यूल है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट वाज एडिड बाय 1992 बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बीच आया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 29 सब्जेक्ट जो थे यहाँ पे रखते हैं। अगर इन 29 सब्जेक्ट को अगर हम डिस्कस करें, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर देखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल ही बहुत बड़ा टॉपिक रहता है, इंडिविजुअल ही बहुत बड़ा टॉपिक रहता है एग्जामिनेशन में, ये मेंशन किया गया है हमारे प्रीलिमिनरी में भी और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। सो अगर देखा जाए, अगर 29 जो मैं कुछ रिकॉल कर पाऊँगा वो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। एग्रीकल्चर के ऊपर आता है जैसा मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। उसके बाद देखेंगे हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री और कुछ डेयरी के ऊपर होता है। फिर उसके बाद फिशरीज़ के ऊपर होता है, ठीक है जी, फिशरीज़ के ऊपर कुछ रहते हैं। फिर उसके बाद रूरल हॉर्सेस के बारे में रहता है इसके बीच जो। उसके बाद फ्यूल एंड फोडर रहता है, फ्यूल एंड फोर्डर्स रहता है। उसके बाद कुछ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस के बारे में होता है, इसके बीच इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में होता है। फिर उसके बाद कुछ लैंड इम्प्रूवमेंट या कुछ ऐसा करके है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद पॉवर्टी एलिवेशंस, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एक होता है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, ये इसमें आता है। फिर उसके बाद वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट आता है। मार्केट एंड फेयर्स आता है इसके बीच। उसके बाद एजुकेशन जो होती है प्राइमरी लेवल तक एजुकेशन, हमारे यहाँ पंचायत में देखा जाए ऐसा कुछ दिखने को तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर रियल ग्राउंड में गवर्नमेंट की तरफ से पूरा चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आगे इम्प्लीकेशंस में थोड़ा सा क्योंकि दिख नहीं रहा, रियल वर्ल्ड में दिख नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इम्प्लीकेशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं अगर देखा जाए। उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सर्विस होता है, पीडीएस, जो हमें अनाज मिलता है, राशन गला, ये हमारा ठीक है भाई, ये हमारा अच्छे से चल रहा है। उसके बाद अगर देखेंगे कुछ अब कुछ चीज़ें याद भी नहीं आ रही, क्योंकि काफ़ी सारे 29 सब्जेक्ट रहते हैं। अब इतने सारे इंसान को याद भी नहीं रहते, इंसान है या तो सारी चीज़ें याद रहती हैं या कभी भूलती रहती हैं। तो ये जो बाकी हैं ये आप देख सकते हैं। देखिए डिफरेंट सोर्सेज हैं, डिफरेंट चैनल है, नेट का यूज़ करके आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं कुछ ना कुछ तो हमें आनी चाहिए। सो आई थिंक लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, सो इसको हम यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं या सम अप करते हैं। सो विद दिस ये आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकें, क्योंकि जितना आप हमारे साथ जुड़ेंगे हमारा भी मोरल अप रहेगा, हम और ज़्यादा वीडियो लाएंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा इन चीज़ों पे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बाकी एस्पिरेंट्स के पास भी पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक करें और मोस्ट प्रोबेबली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। दैट इज़ योर अपना यूट्यूब चैनल, अब सबका ये यूट्यूब चैनल है, दैट इज़ द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन। एक कदम है हमारा कि पढ़ना है, बढ़ना है। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।